नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज देश में राजकीय शोक की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया गहरा शोक, बताया उन्हें दूरदर्शी नेता और भारत का सच्चा मित्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। गंगा एक्सप्रेसवे से होगा सीधा कनेक्शन, औद्योगिक और आर्थिक विकास को मिलेगी रफ्तार। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर। व्यापार और निवेश बढ़ाने पर होगा फोकस। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए तेज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में दर्ज हुई बढ़ोतरी। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऐतिहासिक जीत की दहलीज पर। लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले महिला टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ जीत से 4 विकेट दूर। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज पूरे देश में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राजकीय शोक के दौरान देश भर में सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और इस दिन कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। भारत सरकार की ओर से संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जल्द ही कतर जाकर भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि हम कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। हम उन्हें एक सच्चे दोस्त के तौर पर भी याद करते हैं। मुझे फरवरी 2024 में कतर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। मैं कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी, पूरे शाही परिवार और कतर की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। गृह मंत्री आज गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप की बैठक का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो पहले अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता शिखर सम्मेलन का भी शुभारंभ करेंगे, जो तकनीकी जांच के क्षेत्र में देश को नई दिशा देगा। इसके बाद गृह मंत्री गांधीनगर जिले के दहेगाम का रुख करेंगे। वहां वो कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव और एक नवीन सब्जी उपयार्ड का लोकार्पण करेंगे। इस खास अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और दहेगाम एपीएमसी के अध्यक्ष सुमेरु अमीन सहित सहकारिता क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण करेंगे और एपीएमसी की विशेष स्मारिका का विमोचन भी करेंगे। इसके बाद अमित शाह एपीएमसी के बोर्ड सदस्यों के साथ विचार विमर्श भी करेंगे। आज का दिन एडवांस फॉरेंसिक जांच की दिशा में बेहद अहम है। गांधीनगर में डीएफईजी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि 47 देशों के प्रतिनिधि इस पहल के दौरान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो एडवांस फॉरेंसिक जांच की पहल और इसी कड़ी में वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी आयोजित हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिजिटल फॉरेंसिक जांच में वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देना इसका साफ तौर पर मकसद है। फॉरेंसिक जांच में वैश्विक सहयोग को और भी मजबूत बनाने पर फोकस है, जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में यह आयोजन होगा। गांधीनगर के एनएफएसयू में ये आयोजन किया जाएगा। 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी लॉन्च किए जाएंगे इस कार्यक्रम के दौरान। तो गृह मंत्री अमित शाह की ये दौरा रहेगा और इस दौरान वो
महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एआई आधारित 360 डिग्री जांच पर साफ तौर पर जोर है। फॉरेंसिक पत्रकारिता का प्रशिक्षण भी इस कार्यक्रम के दौरान दिए जाने पर बल दिया जाएगा। आधुनिक फॉरेंसिक तकनीकों पर खास तौर पर फोकस है। कैसे फॉरेंसिक तकनीकों को और भी मजबूत किया जाए, कैसे उन्हें प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा जाए। मोबाइल डिजिटल फॉरेंसिक वैन की भी आज गृह मंत्री शुरुआत करेंगे। मेक इन इंडिया पहल के तहत इसे विकसित किए जाने पर बल दिया जा रहा है। साथ ही घटनास्थल पर ही डिजिटल साक्ष्यों का संग्रह और विश्लेषण, यानी कि किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो कैसे उसका डिजिटलीकरण किया जा सकता है, डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक्स पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे ये समझ में आए कि अब तक किस तरह से एडवांस फॉरेंसिक जांच की जा रही है और कैसे और भी आगे इसमें प्रगति की जा सकती है। 30 से ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होती हुई नजर आएंगी। साथ ही आपको बताएं कि यूएस, इजराइल, इटली, ब्रिटेन, यूएई की कंपनियां भी इसमें भाग लेते हुए नजर आएंगी। तो गांधीनगर में डीएफईजी सम्मेलन का आयोजन होगा, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन, आपको बताएं कि नए सीओई का लॉन्च भी किया जाने वाला है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मीडिया फॉरेंसिक्स को लेकर के साफ तौर पर यहां पर जोर दिया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्राइम सीन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कैसे रिक्रिएशन, हम देखते हैं कोई भी घटना होती है तो जब फॉरेंसिक टीम पहुंचती है तो कैसे वो तकनीक के माध्यम से जुड़ करके उन तमाम छोटे छोटे साक्ष्यों को जुटाने का काम करती है। साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन की शुरुआत भी गृह मंत्री अमित शाह आज इस कार्यक्रम के दौरान करने वाले हैं। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को आज एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहुप्रतीक्षित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 63 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन एक्सिस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद लखनऊ से कानपुर के बीच 3 घंटे का सफर मात्र 35 से 45 मिनट का रह जाएगा। ये एक्सप्रेसवे सीधे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। तो एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है वो 63 किलोमीटर की है। नया लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जिसकी शुरुआत होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों। 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है और लखनऊ से कानपुर के यात्रा का जो समय लगता है इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद वो समय घटेगा। लगभग 3 घंटे से घटकर मात्र 35 से 45 मिनट की आपकी ये यात्रा रह जाएगी जब आप इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से अपना सफ़र तय करेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ता हुआ नजर आएगा, जिससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाने का प्रयास। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे यूरोप में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। प्रतिनिधिमंडल में उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रत्न एवं आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा और डिजाइन जैसे क्षेत्रों की प्रमुख भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मंत्री पीयूष गोयल आज स्पेन में भारत स्पेन व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधि मोटर वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, कृत्रिम मेधा, सेमीकंडक्टर, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग और निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ व्यापार गोलमेज सम्मेलन और व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि टीटीसी की पूर्ण बैठक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई, कारोबार सुगमता, टिकाऊ प्रौद्योगिकी और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला जैसे विषयों पर भी चर्चा होनी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम में थेल्स ग्रुप के प्रतिनिधि एलन कैवेरिन और सिलॉक्स ग्रुप के प्रतिनिधि जिन क्रिस्टोफ बोगार्ट के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर की बैठकें करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते का लाभ 15 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस तारीख से भारत से ब्रिटेन जाने वाले सभी उत्पादों पर आयात शुल्क 0 हो जाएगा। इससे किसानों, मछुआरों
एमएसएमई और घरेलू उद्योगों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। उन्होंने बताया कि समझौते में डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी शामिल है, जिसके तहत ब्रिटेन में 5 साल तक काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को वहां के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में योगदान नहीं देना होगा। इससे उनकी बचत भारत के भविष्य निधि खाते में जमा होगी। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंधों को नई मजबूती देगा। उन्होंने आगे ये भी बताया कि वो व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ 4 देशों के दौरे पर जा रहे हैं, जहां भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। रुक करते अगली खबर का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान के बाद अब न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स के दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां वो यूएन सुरक्षा परिषद के 2028-29 के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी वो मुलाकात करेंगे। इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ब्रुसेल्स की यात्रा करेंगे, जहां वो भारत ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की तीसरी बैठक में भाग लेंगे और 14-15 जुलाई को ब्रुसेल्स में तीसरी भारत ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में वो भाग लेंगे। साथ ही ईयू तथा बेल्जियम के अपने समकक्षों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस यात्रा का मकसद इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों, साथ ही साथ आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी, मथुरा और संभल के विवादित धर्मस्थलों से जुड़े मामलों में आपसी सुलह की संभावना तलाशने के लिए पक्षकारों को स्पेशल लोक अदालत की प्रक्रिया में शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में 21, 22 और 23 अगस्त को समाधान स्पेशल लोक अदालत का आयोजन होगा। इससे पहले प्री लोक अदालत सुलह वार्ता के लिए कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसी क्रम में 5 जुलाई को मथुरा में लोक अदालत लगाई गई थी। इसमें हिंदू पक्ष के कुछ वादी शामिल हुए, जबकि मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहे। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र के तोड़मा गांव के जंगलों में चलाए गए सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक, नकदी और सोना बरामद किया है। पुलिस के अनुसार खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान में लगभग 16 लाख रुपए मूल्य का 116 ग्राम का सोने का बिस्किट, 2 लाख रुपए नकद, एक इंसास राइफल और विभिन्न हथियारों की मैगजीन सहित अन्य सामग्री बरामद हुई है। सुरक्षा बलों ने बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के कांकेर में कांकेर नारायणपुर जिला सीमा के निकट अलपरास और गुमचुर गांव के बीच घने जंगल और पहाड़ी इलाके में एंटी नक्सल अभियान चलाया गया। इस दौरान नक्सलियों के एक छिपे हुए डंप से हथियार और महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की गई। अभियान में सुरक्षा बलों ने 2.303 राइफल, भरपूर गोला बारूद, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, 3 वायरलेस बैटरियां, रेडियो सेट, 2 नक्सली वर्दी और नक्सली साहित्य जब्त किया है। सुरक्षा बलों का कहना है कि अभियान अभी भी जारी है और इस क्षेत्र में आगे भी सर्च ऑपरेशन चलाए जाएंगे। अब बात मौसम की करते हैं। देश के मौसम का मिजाज इस समय बड़ा फेरबदल दिखा रहा है। जहां एक तरफ देश के कई मैदानी हिस्सों में मानसून की रफ्तार फिलहाल सुस्त बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों और पूर्वी भारत में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के भीतर पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और बिहार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं अगर हम पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें, तो वहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते राज्य में लैंडस्लाइड की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिससे कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और संपर्क मार्ग पूरी तरह से ठप हो गए हैं।
इस सब के बीच पिछले 3 दिन से राज्य के सियानाचट्टी में भूस्खलन के कारण बंद पड़े यमुनोत्री राजमार्गों को दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली और राजस्थान के कई जिलों में लोग भीषण गर्मी और उमस की दोहरी मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा, जबकि पश्चिम बंगाल सहित तमाम पूर्वी राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन ने पहाड़ी तथा भारी बारिश वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों से पूरी तरह सतर्क रहने और सरकारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील भी की है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक, नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। ईरान के सबसे अहम बंदरगाह शहर बंदर अब्बास और उसके पास स्थित केशम द्वीप के आसपास कई जोरदार धमाके सुनाई दिए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक धमाके इतने तेज थे कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दूसरी ओर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। ईरान ने इससे पहले और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य टकराव पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हालिया घटनाक्रम क्षेत्र और दुनिया दोनों के लिए गंभीर परिणाम लेकर आ सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तेल की कीमतों में करीब 3% उछाल आया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित एक पब में सोमवार तड़के भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 63 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के कुछ ही देर में पूरा पब घने धुएं से भर गया, जिससे लोगों में भगदड़ मच गई। कई लोग जान बचाने के लिए पब के पिछले हिस्से की ओर भागे, लेकिन वहां आपातकालीन निकास यानी कि फायर एग्जिट नहीं होने की वजह से वो अंदर ही फंस गए। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। आग लगने के कारणों की जांच अभी की जा रही है। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक अपनी पहली ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज करने के मुहाने पर खड़ी है। मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेल के हर विभाग में पूरी तरह दबदबा बनाए रखा। स्टार बल्लेबाज यासिका भाटिया के रिकॉर्ड तोड़ पहले टेस्ट शतक और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रनों का नामुमकिन सा लक्ष्य दिया। इसके जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड का स्कोर दूसरी पारी में 130 रन पर 6 विकेट कर दिया। अब क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले मैदान पर इतिहास रचने से हरमनप्रीत कौर की सेना महज 4 विकेट दूर है। यासिका ने 113 रन की शानदार पारी खेली। इस मशहूर मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर वो बन गईं। इंग्लैंड की दूसरी पारी में सयाली सदघरे, क्रांति गौड़, स्नेह राणा ने 2-2 विकेट हासिल किए। और अब खबरें देखते हैं फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई।
फीफा विश्व कप 2026 अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और अब बारी है उस मुकाबले की जिसे इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। सेमीफाइनल में विश्व फुटबॉल की दो दिग्गज टीम स्पेन और फ्रांस आमने सामने होंगी। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे विश्व कप फाइनल में जगह बनाएगी, जबकि हारने वाली टीम को तीसरे स्थान के प्लेऑफ से संतोष करना होगा। आर या पार की टक्कर, फाइनल का टिकट दांव पर। फीफा विश्व कप 2026 में अब नजरें उस मुकाबले पर टिक गई हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी यूरोप की दो फुटबॉल महाशक्तियां। स्पेन के सामने होगी फ्रांस की मजबूत चुनौती। दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज कर अंतिम 4 में जगह बनाई है और अब लक्ष्य सिर्फ एक है, विश्व कप फाइनल का टिकट। एक तरफ है मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन, जिसने पूरे टूर्नामेंट में अपने अनुशासित डिफेंस, तेज पासिंग और गेंद पर शानदार नियंत्रण से विरोधियों को परेशान किया है। बेल्जियम के खिलाफ आखिरी मिनटों में मिली जीत ने टीम का आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया है। स्पेन की सबसे बड़ी ताकत उसका सामूहिक खेल और दबाव में शांत रहने की क्षमता रही है। टीम की उम्मीदें युवा स्टार लामिन यामाल, मिडफील्डर पेद्री, शानदार विंगर निको विलियम्स, अनुभवी डिफेंडर रॉबिन ले नार्मांद और गोलकीपर उनाई सिमोन पर टिकी होंगी। जरूरत पड़ने पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखने वाले मिकेल मेरिनो भी स्पेन के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। दूसरी ओर फ्रांस ने मोरक्को को हराकर लगातार तीसरी बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। फ्रांसीसी टीम के पास अनुभव और स्टार खिलाड़ियों की भरमार है। कप्तान किलियन एम्बापे अपनी रफ्तार और गोल करने की क्षमता से किसी भी रक्षा पंक्ति को तोड़ सकते हैं। उनके साथ उस्मान डेम्बेले की गति, ऑरेलियन चुआमेनी का मिडफील्ड नियंत्रण, एडुआर्डो कामाविंगा की बहुमुखी भूमिका, विलियम सलीबा का मजबूत डिफेंस और गोलकीपर माइक मेन्या की शानदार गोलकीपिंग फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। फ्रांस का आक्रामक खेल पूरे विश्व कप में विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। मोरक्को पर दमदार जीत के बाद फ्रांसीसी टीम लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची है और खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। स्पेन और फ्रांस के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों टीमें 38 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें स्पेन ने 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों के बीच हुए बड़े मुकाबलों में रोमांच अपने चरम पर रहा है। वहीं बात अगर दोनों टीमों के बीच अब तक विश्व कप में हुए मुकाबले की बात करें तो विश्व कप के इतिहास में स्पेन और फ्रांस अब तक एक बार आमने सामने आए हैं। 2006 विश्व कप के अंतिम 16 के मुकाबले में फ्रांस ने स्पेन को 3-1 से हराने में सफलता पाई थी। यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं बल्कि दो अलग अलग फुटबॉल शैलियों का टकराव भी होगा। स्पेन गेंद पर कब्जा जमाकर खेल की रफ्तार नियंत्रित करना चाहेगा, जबकि फ्रांस तेज काउंटर अटैक और दमदार फिनिशिंग से मैच अपने नाम करने की कोशिश करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। विश्व नंबर 1 यानिक सिनर ने विंबलडन के पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। सेटर कोर्ट पर खेले गए फाइनल में इटली के स्टार खिलाड़ी सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3 और 6-4 से हराकर लगातार दूसरी बार विंबलडन चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। करीब 3 घंटे 46 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले के साथ सिनर ने अपने करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम और 30वां एटीपी खिताब भी जीत लिया। इस जीत के साथ सिनर ने ज्वेरेव के खिलाफ लगातार 10वीं जीत दर्ज की। साथ ही वो प्रोफेशनल दौर में विंबलडन पुरुष एकल खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा ये उनके करियर की 100वीं ग्रैंड स्लैम मैच जीत भी रही। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।